न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। ये तो आप जानते हैं कि ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ट्रूडो यानी वही कनाडा वाले, उनके इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ट्रंप ने यूएस कनाडा विलय की पेशकश फिर से शुरू कर दी थी। यह विचार काफी समय से चल रहा है, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का विचार। ट्रूडो ने सोमवार को इस्तीफा देने की घोषणा की क्योंकि उनकी बढ़ती अलोकप्रियता के बीच उनकी सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने उन पर दबाव डाला था। इस साल आम चुनाव होने वाले हैं। उधर ट्रंप का पहला कार्यकाल जब 2017 से 2021 के बीच था, उस वक्त भी ट्रूडो के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं थे। वैसे कनाडा में बहुत से लोग हैं जो 51वां राज्य बनना पसंद करते हैं। कनाडा को बचाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन करना जरूरी है। जस्टिन ट्रूडो को यह पता था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऐसा ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर कहा। उन्होंने कहा, अगर कनाडा का अमेरिका में विलय हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, कर बहुत कम हो जाएंगे, वे रूसी और चीनी जहाजों के खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे जो लगातार उन्हें घेरे रहते हैं। साथ मिलकर यह कितना महान राष्ट्र होगा, ऐसा कहा राष्ट्रपति ने। वैसे ट्रंप के प्रस्ताव पर कनाडा की ओर से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं आई। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर टोरंटो अमेरिका के साथ अपनी दक्षिणी सीमा से अवैध दवाओं और अवैध प्रवासियों के प्रभाव को रोकने में सक्षम नहीं हुआ तो कनाडियाई आयात पर 25% टैरिफ लगा देंगे। प्यूर्टो रिको जानते हैं आप? प्यूर्टो रिको की चर्चा संयुक्त राज्य अमेरिका के संभावित 51वें राज्य के रूप में की गई है। 2019 में HR 1965 प्यूर्टो रिको एडमिशन एक्ट लोअर लेजिस्लेचर के 5% समर्थन में थे। विधेयक को नेचुरल रिसोर्सेज पर सदन समिति को पारित कर दिया गया। अमेरिकन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में 51वां राज्य शब्द संघ में एक नया राज्य जोड़ने के विचार को रेफर करता है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 से बढ़कर 51 हो जाएगी। शामिल होने वाला आखिरी राज्य 1959 में हवाई था। उससे पहले अलास्का था जो कुछ महीने पहले ही एक राज्य बना था, और 1912 में एरिजोना। वर्तमान में 2 एक्टिव स्टेटहुड मूवमेंट्स हैं, एक डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए और दूसरा प्यूर्टो रिको के लिए। राज्य के उम्मीदवारों के रूप में संघ में उनके प्रवेश के लिए कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता होती है। द नॉर्दर्न मराइना आइलैंड्स और द यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स और अदर यूएस टेरिटरीज जो संभावित रूप से अमेरिकी राज्य बन सकते हैं। हालांकि केवल डीसी और प्यूर्टो रिको ही विशेष रूप से सक्रिय राज्य आंदोलन वाले हैं। गुआम ने 1980 के दशक में एक राज्य बनाने के खिलाफ मतदान किया था और उत्तरी मरियाना 1986 में राष्ट्रमंडल के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हो गया था। इसी तरह अमेरिकी समोआ में कोई राज्य आंदोलन नहीं है। 51वां राज्य कई अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स में एक अमेरिकी क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना शामिल है, जैसा कि अलास्का के साथ हुआ। एक राज्य को विभाजित किया जा सकता है, केंटकी को इस तरह से बनाया गया था, या किसी अन्य गणराज्य पर कब्जा किया जा सकता है, उदाहरण के लिए वारमोंट। फाइनली अंततः फेडरल डिस्ट्रिक्ट को एक राज्य बनाया जा सकता है, हालांकि इसकी लीगैलिटी पर बहस चल रही है। अब इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का आर्टिकल 4 सेक्शन 3 क्लॉज 1 कांग्रेस को संयुक्त राज्य अमेरिका में नए राज्यों को स्वीकार करने के लिए ऑथराइज करता है। 1788 में संविधान लागू होने के समय पहले से मौजूद 13 राज्यों के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव या कानून बनाने वाली ब्रांच है। इसकी बैठक यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल में होती है। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस द्वारा अस्तित्व में लाए गए अधिकांश नए राज्य एक ऑर्गेनाइज्ड इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी से स्थापित किए गए हैं जो कांग्रेस द्वारा निर्मित और शासित है, गवर्नड है। यूएस सेनेट कमेटी ऑन इंटीरियर एंड इंसुलर अफेयर्स पर 1953 की अमेरिका सीनेट समिति में डिफाइन किया गया है। राज्य के दर्जे स्टेटहुड के लिए ट्रेडिशनली रूप से एक्सेप्टेड रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रस्तावित नए राज्य के निवासी अमेरिकी संविधान में वर्णित प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी से ओतप्रोत है और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथेटिक हैं। अधिकांश मतदाता राज्य का दर्जा चाहते हैं। प्रस्तावित नए राज्य में राज्य सरकार का समर्थन करने और संघीय सरकार की लागत का अपना हिस्सा वहन करने के लिए पर्याप्त जनसंख्या, पॉपुलेशन और संसाधन हैं। हालांकि यह कोई कानूनी नियम नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से राज्य के दर्जे के लिए कम से कम 60,000 स्वतंत्र वयस्क पुरुषों यानी कि एडल्ट मेल्स का होना भी आवश्यकता थी। इसे 1787 में जारी नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनेंस में आउटलाइन किया गया था। और भी बहुत कुछ है इसमें, अभी उस पर नहीं जाते।
रेडिट पर चर्चा के अनुसार यदि कनाडा अमेरिका में शामिल होता है तो क्या होगा। रेडिट डिस्कशंस के मुख्य बिंदु हैं आर्थिक लाभ, एक यूनिफाइड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में व्यापार में वृद्धि, आर्थिक स्थिरता और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं के कारण कंज्यूमर्स के लिए संभावित रूप से कम कीमतें हो सकती हैं। राजनीतिक चुनौतियों की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी चिंता यह है कि मुख्य रूप से फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस क्यूबेक को अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, जिसे पोटेंशियल रूप से तनाव बढ़ेगा और ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग होगी। मिलिट्री इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एक संयुक्त यूएस कनाडा एक मजबूत उत्तरी अमेरिका रक्षा बल तैयार कर सकती है, जो संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक प्रभाव डाल सकती है। सामाजिक प्रभाव क्या होंगे इसके? कुछ लोगों का अनुमान है कि अगर बड़ी संख्या में कैनेडियाई वोट देने के पात्र बन जाते हैं तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर और मोर प्रोग्रेसिव सोशल स्टैंस जैसे कैनेडियन वैल्यूज अमेरिकी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण विचार है जनता की राय। अधिकांश कैनेडियंस दृढ़ता से अपने देश के साथ पहचान रखते हैं और अमेरिका में शामिल होने का समर्थन करने की संभावना नहीं रखते होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। विलय होने वालों के लिए विलय करने वालों की सोच क्या होगी? विलय होने वालों के अधिकार की सुरक्षा कैसे होगी? किसी भावना पे क्या असर होगा? ये सब सोचना पॉलिटिशियंस और अवसरवादियों का काम नहीं है। इसकी चिंता शायद उन्हें कम ही होती है। यहाँ एक और मूल सवाल उठता है कि एक देश की हालत ऐसे कैसे हो जाती है जब उसे अपने आप को विलय करने की नौबत आ जाए। प्रगति और सस्टेनेंस की मूल भावना से अगर देश ओतप्रोत रहे तो शायद परिस्थितियाँ अलग होती हैं, क्योंकि उस समय प्रैक्टिकल और प्रगतिशील सोच बन सकती है समाज की। पढ़ा लिखा सभ्य समाज मजबूत राष्ट्र की नींव तो होता ही है, एक राष्ट्र की स्ट्रेंथ, इंटीग्रिटी और डिग्निटी भी बनाता है। ये बात तभी समझ में आनी शुरू होती है जब ज्ञान अर्जित करने का मन सबका हो, अपने अधिकारों पे बोलने का, अपनी ज़रूरतों को समझने का, हांके जाने से बचने का ज्ञान और उसके लिए लड़ने की ताकत, स्वावलंबी बनके अपने राष्ट्र के लिए बेहतर करने की समझ ज्ञान से ही आती है, ज्ञान से ही आएगी और कोई रास्ता नहीं है। उदाहरण बिखरे पड़े हैं संसार में, थोड़ा सोचना ज़रूरी है। प्रणाम।